हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहली क्लास, इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें आपने FR पढ़े थे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, उनकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी पहले, इससे पहले वाले वीडियो में। और क्या पढ़ा था? समानता का अधिकार और आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं हम पढ़ चुके थे। अब उसके बाद आर्टिकल 20 अधिकार वही चलेगा, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा था। आर्टिकल 19 तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अब आता है हमारा आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। देखो बेटा, आर्टिकल जो है हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये आर्टिकल हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में सब में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पूछे ही जाते हैं। तो आर्टिकल 20 हम पढ़ेंगे। 19 में क्या थी? स्वतंत्रताएं थी, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। उसके बाद हमारा आर्टिकल 20 आता है, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अब इसमें हम मेन 3 चीजें बताते हैं। कौन सी? सबसे पहले अपराधी को ये जानने का अधिकार होगा कि उसने क्या अपराध किया है। ठीक है, सबसे पहले अपराधी को ये जानने का अधिकार होगा कि उसने क्या अपराध किया है। किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हो जाता। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हो जाता। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्राइम किया 1995 में। कब क्राइम किया? 1995 में। उस समय जब उसने क्राइम किया, अपराध किया, तो उस अपराध की सजा क्या थी? 6 माह थी। उस अपराध की सजा थी 6 माह। लेकिन आपको पता है केस पेंडिंग चलते रहते हैं, सुनवाइयाँ टलती रहती हैं और फैसले चलते रहते। अब 2020 में आकर उसकी सुनवाई हुई। उसी क्राइम की, उसी केस की सुनवाई 2020 में आकर होती है। कितने साल बाद? 25 साल बाद। अब उसी क्राइम की सजा 6 माह की बजाय हो गई 10 वर्ष। कितनी हो गई? 10 वर्ष। अब आप बताओ कि उस अपराधी को सजा 6 माह की मिलेगी या 10 वर्ष की मिलेगी? तो आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है कि तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार उसको सजा कब मिलेगी? तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार ही सजा मिलेगी, यानी कि 6 माह की सजा ही उसको मिलेगी। जब क्राइम हुआ था उस समय जो सजा निर्धारित थी वही सजा उसको मिलेगी। तो ये 2 हो गए। कौन सा? एक तो अपराधी वाला और दूसरा 6 माह की सजा। तीसरा है, कोई भी अपराधी अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता और उसको ऐसा करने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। कोई भी अपराधी अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता और उसको ऐसा करने के लिए अपराधी भी घोषित नहीं किया जा सकता। एक सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा? एक क्राइम के लिए, किसी भी अपराधी ने कोई अपराध किया है तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, एक ही बार। ये आर्टिकल 20(2) में प्रावधान है, दोहरे दंड का निषेध। क्या है? दोहरे दंड का निषेध।
एक पुरानी पिक्चर आती थी अंधा कानून, किसी ने देखी हो तो, जिसमें कैरेक्टर जो था, हीरो जो था, वो अमिताभ बच्चन था। ठीक है, अब उसने क्या किया, क्राइम किया, यानी कि जो विलन था अमरीश पुरी, उसकी हत्या की पेनल्टी के लिए, हत्या के लिए उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। वो 20 साल की सज़ा भुगत के जब वापस आता है तो आने के बाद क्या देखता है बाहर आके कि जिसकी हत्या की सज़ा वो भुगत के आया था वो अपराधी अभी जिंदा है उसके सामने। वो वहाँ से उसका पीछा करता है और अदालत में पहुँच जाता है। अब अदालत में पहुँचने के बाद जज के सामने वो उसको चाकू मार के हत्या कर देता है और क्या कहता है, दोहरे दंड का निषेध। एक क्राइम की एक ही बार सज़ा मिलेगी क्योंकि उसकी हत्या की सज़ा वो भुगत चुका है, इसलिए दोबारा सज़ा उसको नहीं मिल सकती। तो एक अपराधी को एक ही बार सज़ा मिलेगी, 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। ये आर्टिकल 20 में मोटी मोटी चीज़ें हैं। क्या है, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। सबसे पहले किसी भी अपराधी को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हो जाता। दूसरा, किसी भी अपराधी को उसके अपराध की सजा तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार ही दी जाएगी। तीसरा, कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। और चौथा, एक क्राइम की सजा एक ही बार मिलेगी, दोहरे दंड का निषेध किया गया है। इसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद आर्टिकल 20 क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 21। 21 में क्या है, आर्टिकल 21 मैंने आपको इनकी विशेषताओं में ही बताया था कि आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में जो कि आपातकाल में भी स्थगित नहीं किए जाएंगे। मतलब सारे मौलिक अधिकार आपके स्थगित हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 कभी भी स्थगित नहीं होंगे। अब मान लीजिए ऑप्शन में आए क्वेश्चन में कि कौन से आर्टिकल आपातकाल में भी स्थगित नहीं होंगे, तो एक साथ ही ऑप्शन हो 20 और 21, तो आपको करेक्ट करना है ये। और ABCD में 19, 20, 21, 22, तो आपको 21 करेक्ट करना है। इन दोनों में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, आर्टिकल 21 सबसे इम्पोर्टेंट। अब है क्या इसमें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। व्यक्ति को जीने का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 में। जिंदा रहने का अधिकार, शॉर्ट में लिख सकते हो इसको इन्वर्टेड कॉमाज में, जिंदा रहने का अधिकार। ये जो अधिकार है, ध्यान रखना, कभी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। अभी कुछ साल पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक अरुणा नाम की नर्स का केस चल रहा था और उसके लिए इच्छा मृत्यु, क्या इच्छा मृत्यु, उसका ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने दिया था क्योंकि वो बहुत साल से, लगभग 74 से जो है वो कोमा में थी और अभी तक जिंदा थी, तो उसके लिए कहा गया था कि इच्छा मृत्यु का अधिकार इसे दिया जाए और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। अब आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिंदा रहने का अधिकार। तब किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है। अब ये बताइए कि जिंदा रहने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन आजकल आपको पता है वातावरण, पोल्यूशन इतना ज़्यादा दूषित है कि उसमें सांस लेना बहुत मुश्किल है ना। तो उसके लिए एक NGT सरकार के द्वारा NGT की स्थापना की गई है। किसकी, NGT की, नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूनल। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसमें क्या होता है, एनजीटी का काम यह है कि कौन से राज्य में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, कई बार हम आजकल तो वैसे सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान के तहत मोदी जी के प्रयासों से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है, लेकिन फिर भी गांव में भी आप देखोगे कि खेती का जो कचरा होता है, तूड़ी वगैरह होती है, उसको आग लगा देते हैं वहीं पे, तो उससे काफ़ी प्रदूषण होता है जो हमारे लिए ही हानिकारक होता है। दूसरा, व्यक्ति जितना ज़्यादा फैसिलिटी में रहता है, जैसे हमारे घरों में आजकल एसी आम बात हो गई है, आजकल रूम हीटर भी काफ़ी प्रचलन में है, फ्रिज भी है, तो हमारी सुविधाएं तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनसे जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है वो हमारे लिए ही हानिकारक है। किसके लिए? हमारे लिए ही हानिकारक है। तो एनजीटी की स्थापना सरकार के द्वारा की गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका काम क्या है, जिस राज्य में भी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है उस राज्य के सीएम से ये एनजीटी सिफारिश करता है कि आपके राज्य में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है जो सबके लिए घातक है, तो इसके लिए आप कंट्रोल करें, प्रयास करें। ठीक है, तो ये काम किसका है? एनजीटी का है। कौन से राज्य में ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। यहाँ तक हो गया। अब एक 86वां संविधान संशोधन आया था। कौन सा? 86वां 86वें संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया है। ठीक है। अब बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदंड बताया है। क्या बताया है? मेरुदंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी। पूरा संविधान का ढांचा इसी पर टिका हुआ है। यहाँ तक हो गया। अब अनुच्छेद 22, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ा देंगे। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में क्या है? अभी तक तो अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण आया था। कौन से में? 20 में। अब आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण। अब इसमें भी मोटी मोटी बातें ध्यान में रखना है आपको। किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान होते हैं? गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण। अब एक चीज बताती हूं आपको कि आर्टिकल 20 जो था वो 21 जो था वो जापान की विधि से प्रभावित था। कौन सी विधि से? जापान की विधि से प्रभावित था, वो हम भूल गए थे। अब यहाँ पे आर्टिकल 22 देखिए, गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जब अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, मतलब गिरफ्तारी का कारण जानने का। इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। उसके बाद वकील से परामर्श करने का। कोई व्यक्ति जब अरेस्ट किया जाता है तो उस समय उसको अधिकार होता है कि वो अपने वकील से परामर्श करे, बातचीत करे। ठीक है। तीसरा क्या है?
24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का, ठीक है। ये तीन मोटे मोटे कारण हैं, ये आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 22 गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण। सबसे पहला गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, दूसरा वकील से परामर्श करने का अधिकार, और तीसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार, ठीक है। अब इसी में एक केस आया था, डी.के. बसु केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, डी.के. बसु केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अरेस्ट करने वाला, गिरफ्तार करने वाला जो पुलिस अधिकारी है, उसको गिरफ्तारी के समय वर्दी पहनी हुई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्दी पहनी हुई होनी चाहिए। दूसरा, उसकी नेम प्लेट के ऊपर, जो पुलिस की नेम प्लेट होती है, उसके ऊपर उसका नाम जो है स्पष्ट अक्षरों में, साफ अक्षरों में अंकित होना चाहिए। ये किसमें कहा गया? डी.के. बसु केस में कहा गया। यहाँ तक हो गया। अब 22(3) में ही आती है, ये था 22(1)(2). अब थोड़ा सा और देख लो डिटेल में, 22 के भाग 3 और 4 में इसमें एक वर्ड यूज किया गया, निवारक निरोध। क्या वर्ड यूज किया गया? निवारक निरोध। यानी कि बहुत पहले 1919 में एक कानून आया था, रोल्ट एक्ट। क्या आया था? रोल्ट एक्ट। ये उसी की पुनरावृत्ति माना जाता है। किसकी? ये रोल्ट एक्ट की पुनरावृत्ति। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार रोल्ट एक्ट की पुनरावृत्ति माना जाता है, तो निवारक निरोध 22 भाग 3 और 4 में आता है। इसमें क्या है? कोई भी आपराधिक घटना घटित होने से पहले, निवारक निरोध में क्या है, मात्र आशंका के आधार पर, कोई भी आपराधिक घटना घटित होने से पहले मात्र आशंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना। ठीक है, आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना। रोल्ट एक्ट में भी ऐसा ही कुछ था ना। अब इसमें भी वकील, अपील व दलील का अधिकार नहीं होगा। वकील, अपील और दलील का अधिकार निवारक निरोध में नहीं होगा। आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना निवारक निरोध कहलाता है। अब भारत में जो है, इसके अंतर्गत कुछ कानून आए हैं, आपने पढ़ा होगा। कौन कौन से आए हैं? नंबर 1 है आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 1950 में आया था। कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा जाता है, सिलेबस में भी आ जाता है आपके जैसे शॉर्ट में 5 नंबर में, कि निवारक निरोध के अंतर्गत भारत में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले नंबर 1 है आतंकवाद, यहाँ लिखते हैं आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1950। आतंकवाद के विरुद्ध एक एक्ट पास किया गया था 1950 में। दूसरा आया था मीसा, 1971 में। कौन सा आया था? मीसा 1971 में आया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, कौन सा? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जो कि 1979 में रद्द हो गया था। ठीक है। तीसरा कौन सा था? कॉफी पोसा,
कोफी पोसा, ये 1974 में आया था। क्या था इसमें? मादक द्रव्य निषेध अधिनियम 1974 में आया था। जो नशा करने वाली चीज़ें होती हैं, जिनमें अफीम होता है, गांजा होता है, चर्स होता है, इनके विरुद्ध एक अधिनियम लाया गया था। इनकी सप्लाई को रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए। कॉफ़ी पोसा वो कब आया था? 1974 में आया था। चौथा NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये आया था 1980 में। इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था, बाकी सारे राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद टाडा है, पांचवा, टाडा 1985 में। पोटा आया था 2002 में। ये इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। कितने हो गए? 6। सबसे पहले आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1950 में आया। मीसा 1971 में आया, 1979 में रद्द हो गया। कॉफ़ी पोसा आया 1974 में। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, 1980 में। फिर टाडा आता है 1985 में, और पोटा आता है 2002 में। एक और भी अभी UAPA, अनफॉलो एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2019 में आया है। अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना। जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि जब धारा 370 हटाई गई है तो मोदी जी ने जो कश्मीर के कुछ मुख्य नेता थे, महबूबा मुफ्ती भी उनमें शामिल थी, उनको नज़रबंद कर दिया था। पहले ही उनको अरेस्ट करके नज़रबंद कर दिया था। तो वो उस एक्ट के तहत ही किया गया है, मात्र आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना, क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधियों को वहाँ पर अंजाम दे सकते थे। तो वो भी आप इसमें डाल देना। 7वां UAPA 2019, ठीक है। अब ये सातों के सातों एक्ट आपको याद करने हैं। एक चीज और है, कोटा 2002 संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित हुआ था। देखो, एक नया वर्ड आया है, संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। किसको? राष्ट्रपति को। बुलाने की सिफारिश करता है कौन? प्रधानमंत्री। और उसकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अभी तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। सबसे पहला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 1961 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दूसरा है बैंकिंग संशोधन अधिनियम 1978। और तीसरा है कोटा 2002। 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। तो ये आपको याद रखने हैं। संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार बुलाया गया है। ये निवारक निरोध के अंतर्गत अभी तक कानून पारित हुए हैं। ठीक है, इसको साफ कर दें। अब ये आपको अच्छे से याद करना है। अब यहाँ पर आपका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होता है। फिर उसके बाद तीसरा अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के
विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में आते हैं। 23 सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीन मोटी मोटी चीजें हैं इसमें भी। मानव दुर्व्यापार, यानी कि मनुष्य क्या व्यापार करना, ठीक है। दूसरा बेगार, जबरदस्ती किसी से काम करवाना। और तीसरा है बलात्कार, ठीक है। मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्कार, यानी कि जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, किसी को खरीदा या बेचा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 23(2) में एक चीज आई थी, ये तीन तो हो गए। अब 23(2) में कहा गया राज्य की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए नागरिकों को सेना में शामिल किया जा सकता है, नागरिकों को सेना में भर्ती किया जा सकता है। ये क्या होगा? बलात्कार में नहीं आएगा। जबरदस्ती किसी व्यक्ति से काम करवाना जिसमें होता है, उसमें आर्टिकल 23(2) में ये प्रावधान किया गया कि राज्य की रक्षा के लिए नागरिकों को सेना में भर्ती किया जा सकता है, ठीक है। एशियाई खेल मामले 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना भी क्या है? बलात्कार है। जो मजदूरी उसकी फिक्स है उससे भी कम मजदूरी देना क्या है? बलात्कार कहलाएगा, इसलिए वो भी इसके अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का प्रतिषेध, बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर किसी फैक्ट्री या कारखाने में लगाना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये किसमें आता है? आर्टिकल 24 में। अब बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 संशोधन 2003 में प्रावधान किया गया कि बच्चों को किसी भी प्रकार के काम में लगाना दंडनीय अपराध है। बच्चों को किसी भी प्रकार के काम में लगाना दंडनीय अपराध है। 2007 में बच्चों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन भी किया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन, ठीक है। अब ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। अब उसके बाद आ जाओ, चौथा मौलिक अधिकार हमारा क्या है? पच्चीस से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब 25 में आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में एक छोटा सा वर्ड है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है, धर्म परिवर्तित कर सकता है, धर्म की उपासना कर सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है अपनी इच्छा से, ठीक है। कोई भी धर्म अपना सकता है, धर्म परिवर्तित कर सकता है, किसी भी चाहे वो मंदिर में जाकर पूजा करे, मस्जिद में जाकर पूजा करे,
वो उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? 25 में। सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना। आपने देखा होगा सांसद होते हैं जो कई सिख होते हैं, वो कृपाण लेकर संसद भवन में चले जाते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 25 के तहत उनको ये स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता मतलब सभी धर्म और संस्था, सारी धार्मिक संस्थाएं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हों, सभी धार्मिक संस्थाओं में अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। ये धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, जो भी उनके धर्म से रिलेटेड वार आते हैं, त्यौहार आते हैं, कोई फंक्शन आते हैं, उनका मैनेजमेंट उनको करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। अब आर्टिकल 27 में क्या है? करों से छूट। मतलब धार्मिक कार्यों में जो भी पैसा, दान, चंदा, अनुदान जो भी दिया जाएगा वो सरकार के द्वारा कर से मुक्त होगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28, धार्मिक यानी कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से छूट। धार्मिक शिक्षा से छूट। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से छूट। इसमें प्रावधान है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की छूट नहीं दी जाएगी। मतलब शामिल होने से छूट होगी। कोई भी सरकारी स्कूल है, कोई भी निजी स्कूल है, सरकारी सहायता प्राप्त कोई स्कूल है, उसमें क्या होगा? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, किसी धर्म की जो शिक्षा होगी उसमें ज़बरदस्ती किसी दूसरे धर्म के स्टूडेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। सीधी सी चीज़ है। अब एक स्कूल मामला हुआ था, NSS किडन कुल्लर स्कूल मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए कहा कि बच्चों को राष्ट्रगान के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रगान के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था NSS किडन कुल्लर स्कूल मामले में। एक सूर्य नमस्कार के लिए कहा गया था कि सूर्य नमस्कार एक योग क्रिया है। कुछ लोगों ने सूर्य नमस्कार के लिए कहा कि एक धार्मिक क्रिया है और इसमें ज़बरदस्ती बच्चों को शामिल नहीं किया जाए। मुस्लिम इसे नहीं मानते या ईसाई इसे नहीं मानते, ये हिंदुओं की चीज़ है, तो इसमें हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती शामिल नहीं किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और उसने कहा कि सूर्य नमस्कार मात्र एक योग क्रिया है, कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें बच्चों को शामिल किया जा सकता है। यहाँ तक हो गया। अब ये मोटे मोटे 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा आपका आता है, ये मात्र अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है। कौन सा? शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। छोटा सा है, इसको भी देख लो। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 में इसका प्रावधान है।
29 और 30 में इसका प्रावधान है। 29 में क्या है, इसमें प्रावधान है आर्टिकल 29 में कि सभी धर्म और संप्रदायों को अपनी लिपि व संस्कृति, सभी धर्म व संप्रदायों को अपनी लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 में क्या है, सभी धर्म और संप्रदायों को अधिकार है कि वो अपनी लिपि को और अपनी जो कल्चर है, पहनावा है, खान पान है, वेशभूषा है, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 29 के तहत। अनुच्छेद 30 में क्या है, सरकार अल्पसंख्यकों को उनकी लिपि और संस्कृति के संदर्भ में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता देगा। आर्टिकल 30। एक इसके लिए छोटा सा यहाँ पे लिख लेना, केवल अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब जिनकी संख्या कम रह गई है। ठीक है। आर्टिकल 29 में क्या था, धर्म और संप्रदायों को अपनी लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अब आर्टिकल 30 में क्या है कि धर्म और संप्रदायों को अपनी लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या करेगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। क्या करेगी सरकार? आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ये दो एक्ट हैं, 29 और 30, इजी हैं, याद रखना। अब 30 के बाद 31 आता है, लेकिन 31 मैंने पहले ही बता दिया था क्या कि 44वें संविधान संशोधन के तहत, पहले इसमें क्या आता था, संपत्ति का अधिकार आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को 31 से निकाल दिया गया है और अब अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वो मात्र क्या है, एक कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिए हैं। अब लास्ट हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 से 35 में ये आता है। किसमें आता है? 32 से 35 में। अब ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हमारा हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।